हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका रावली पाठशाला पर। मैं पंकज मालवीय आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। तो हम पढ़ रहे थे अपने कक्षा 10 के विज्ञान विषय को, और उसमें हम अपने फिजिक्स वाले चैप्टर प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन को पढ़ रहे थे। अगले दो वीडियो में हमने पढ़ा कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के गुण क्या होते हैं, परावर्तन के नियमों को पढ़ा, परावर्तन क्या होता है। उसके बाद हमने समतल दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब को और समतल दर्पण को समझा। उसके बाद हमने जो गोलीय दर्पण है उसमें अवतल तथा उत्तल दर्पण किसको कहते हैं। उसके बाद हमने गोलीय दर्पण के रेखा आरेख के लिए सबसे पहले कुछ शब्दों को समझा था, जिसमें द्वारक है, ध्रुव है, मुख्य फोकस है, वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र किसको कहते हैं। ये सारी बातें हमने समझ ली थी। आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से उनको देख सकते हैं। अब आज हमको पढ़ना है कि जो गोलीय दर्पण है, अवतल या उत्तल, उनके द्वारा हमें जो प्रतिबिंब का निर्माण, रेखीय आरेख द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार से करते हैं वो हमको समझना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि गोली रेखीय आरेख को बनाने से पहले कुछ 3-4 नियम हैं, उनको आपको अच्छे से समझना है, तभी आप क्या रेखीय आरेख या प्रतिबिंब का निर्माण आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले है रेखीय आरेखों का निर्माण करने के लिए प्रकाश किरणों के नियम। नियम नियम नंबर पहला क्या है कि हम सबसे पहले बना देंगे एक अपना अवतल दर्पण। क्या बन गया अपना ये अवतल दर्पण बन गया। इस अवतल दर्पण के हम क्या करेंगे, सबसे पहले मुख्य अक्ष का निर्माण करेंगे। मुख्य अक्ष का निर्माण किया हमने। अब ये तो यहां से लेकर यहां तक कौन क्या भाग कहलाएगा, इसका द्वारक। क्या कहलाएगा, द्वारक कहलाएगा। हमने पढ़ा था ये पिछले वीडियो में। ये दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु क्या कहलाएगा, इसका ध्रुव। फिर इसके जिस गोले का ये गोलीय पृष्ठ का भाग है उसका केंद्र क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र सी। और जहां पर प्रकाश की किरणें आपस में मिलती है वो उसका क्या कहलाएगा, फोकस या एफ। जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अब हमें देखना क्या है कि कौन कौन से नियम हैं जो प्रकाश की किरण, जो नियम लागू हो गए। तो सबसे पहला नियम क्या है कि जब कोई प्रकाश की किरण ये क्या है, मुख्य अक्ष, ये क्या है, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष के समांतर कहां से आती है, अनंत से आती है, तो वो फोकस से होकर गुजरेगी। तो हम बना देते हैं सबसे पहले अनंत को। तो अनंत से प्रकाश की किरणें इस प्रकार से आएगी, दर्पण से टकराएगी, और दर्पण से ये टकरा गई, और टकराने के बाद ये कहां से गुजरेगी, ये फोकस से होकर गुजरेगी। कहां से होकर गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी। पहला नियम क्या है कि जब प्रकाश की किरण अनंत से आती है और परावर्तक पृष्ठ से टकराएगी, और वो किरण मुख्य अक्ष के समांतर है, तो क्या होगी, यह फोकस से गुजरेगी। तो पहला नियम क्या है, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वो परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर गुजरती है। इसको अपन लिख देंगे। पहला क्या लिखेंगे, पहला ही क्या लिख देंगे अपन, पहला नियम, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर
समांतर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर गुजरती है। या अवतल में तो फोकस बिंदु से होकर गुजरती है और उत्तल में फोकस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। फोकस बिंदु से गुजरती है, अपन एक ही दर्पण के लिए लिख देंगे, दोनों के लिए समझ लेंगे। गुजरती, उत्तल में क्या होगा, वहां से आती हुई प्रतीत होगी। दूसरा नियम क्या होगा कि जब प्रकाश, ये दूसरा नियम है वो जस्ट इसका उल्टा, अगर प्रकाश की किरण कहां से आएगी, फोकस से होकर आएगी, तो फोकस से आपतित होती है तो वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो क्या लिख देंगे, सीधा कुछ नहीं, इसकी सिर्फ दिशा चेंज हो जाएगी। प्रकाश की किरण गुजरेगी कहां से, फोकस से होती हुई अगर आएगी तो क्या होगा, वो मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर वापस लौट जाएगी। ठीक है, अच्छे से आ रहा है, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। लिख देंगे दूसरा नियम अपन, जब प्रकाश की किरण फोकस से होकर आपतित होती है, फोकस बिंदु से होकर होकर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के हो जाती, क्या होगा कि जब प्रकाश की किरण कहां से, फोकस से होकर आपतित होगी तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये क्या है, इसका दूसरा नियम। अब तीसरा नियम हम समझेंगे कि जब प्रकाश की किरण है वो कोई कहां से आएगी, अगर वक्रता केंद्र से होकर आपतित होती है तो दर्पण के ऊपर परावर्तित, दर्पण से परावर्तित होने के बाद उसी पथ में वापस चली जाएगी जहां से वह आएगी, मतलब वक्रता केंद्र से ही वापस चली जाएगी। जैसे कि ये प्रकाश की किरण है, ये आपतित होगी कहां से, ये वक्रता केंद्र से होते हुई आपतित हुई दर्पण पर, परावर्तन के पश्चात ये जस्ट उसी दिशा में वापस चली जाएगी, जैसे आई थी वहां से इस प्रकार से आपतित हो जाएगी, जिस दिशा में आई थी उसी दिशा में और उसी पथ पर वापस चली जाएगी। तो हम लिख देंगे तीसरा नियम यहां पर, तीसरे नियम में क्या लिख देंगे, जब प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर आपतित होती है होती है तो परावर्तन के पश्चात उसी पथ से लौट जाती है, उसी पथ से लौट जाती
अब इसका चौथा नियम। चौथा नियम क्या होगा, पहले हम इनको डिलीट कर देते, अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब चौथे नियम के अनुसार क्या होगा, जब कोई भी प्रकाश की किरण तिर्यक रूप से यहाँ पर ध्रुव पर आपतित होती है या इस मध्य में आपतित होती है, तो परावर्तन के पश्चात क्या होगा, ऐसे ही तिर्यक रूप में वापस चली जाएगी। किस प्रकार से, कि अगर प्रकाश की किरण ऐसे तिर्यक रूप में यहाँ पर आपतित हुई, तिर्यक रूप में यहाँ पर आपतित हुई, और परावर्तन के पश्चात क्या होगा, जिस तिर्यक रूप में ही वापस यहाँ से चली जाएगी, तो इस प्रकार से तिर्यक रूप में चली जाएगी। और साथ में क्या होगा कि ये परावर्तन के नियमों का पालन करेगी और यहां पर कोण आई और कोण आर का मान भी समान होगा। तो इसमें चौथा नियम क्या लिखेंगे, जब प्रकाश की किरण क्या होगी, तिर्यक रूप में ध्रुव पर या दर्पण के मध्य में आपतित होती है, तो वह उस तिर्यक रूप में ही परावर्तित हो जाती है। इन सभी नियमों का उपयोग अपन करेंगे जब रेखीय आरेख द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे। तो क्या लिखेंगे, चौथा नियम, प्रकाश की किरण तिर्यक रूप से दर्पण के मध्य अर्थात ध्रुव पर आपतित होती है, तो परावर्तन के पश्चात परावर्तन के पश्चात तिर्यक दिशा में तो तिर्यक दिशा में परावर्तित होती है, ऐसे लिख देते हैं अपन। तिर्यक दिशा में परावर्तित होती है। तो ये चारों नियम आपको याद रखने। सबसे पहले तो क्या है, जब प्रकाश की किरण कहां से आए, मुख्य अक्ष के समांतर से आए तो फोकस से होकर गुजर जाएगी, अगर फोकस से आए तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तीसरा नियम क्या है, प्रकाश की किरणें जब वक्रता केंद्र से होकर आपतित होगी, परावर्तन के पश्चात उसी पथ पर चली जाएगी। चौथा नियम क्या है, जब प्रकाश की किरण दर्पण के मध्य में तिर्यक रूप से आपतित हो तो वापिस तिर्यक रूप से ही परावर्तित हो जाएगी। ठीक है, ये इस प्रकार से। अब हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब को। अब उसमें हम उत्तल तथा अवतल को बारी बारी से पढ़ेंगे। रेखीय आरेख द्वारा प्रतिबिंब निर्माण, प्रतिबिंब निर्माण। अब सबसे पहले अपन पढ़ेंगे किसके लिए, अवतल के लिए। तो पहला अवतल के लिए। अब अवतल दर्पण अपन सबसे पहले बना देते इस प्रकार। ये क्या बना दिया अपन ने, अवतल।
ये मुख्य अक्ष, यहाँ पर होगा ध्रुव, यहाँ पर होगा फोकस, और यहाँ पर वक्रता केंद्र सी। अब हमको क्या करना है कि कहाँ पर वस्तु को रखें और कहाँ पर इसका प्रतिबिंब बने, ये 6 स्थिति अपन को इसमें हम ड्रॉ करेंगे। सबसे पहला है तो वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर, मतलब मुख्य अक्ष से दूर अनंत पर वस्तु हो। वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर। तब पहली स्थिति ये हो जाएगी, पहली स्थिति ये हो जाएगी जब वस्तु अनंत पर हो। दूसरी स्थिति क्या होगी, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र सी के कहीं पर बीच में रखी हो, तो दूसरी स्थिति अपनी ये हो जाएगी, वस्तु कहाँ पर रखी हो, वक्रता केंद्र तथा सी के बीच में। तीसरी स्थिति अपनी क्या हो जाएगी कि वस्तु कहाँ पर रखी हो, वक्रता केंद्र पर रखी हो। चौथी स्थिति अपनी हो जाएगी वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में अपन रखेंगे, और कहाँ पर इनके प्रतिबिंब बनते वो अपन देखेंगे। चौथी स्थिति कहाँ पर रखेंगे अपन, फोकस पर। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कहाँ पर, जब ध्रुव तथा फोकस के बीच में अपन रखेंगे, ध्रुव तथा फोकस के बीच में। तब इनका प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ पर होता है वो हम पढ़ेंगे। तो कितनी कितनी स्थितियां होगी, पहली 1 2 3 4 5 तथा 6, ये 6 स्थितियां में भी ये सारणी 9.1 में दिया हुआ है कि बिंब को अपन अनंत पर रखेंगे, फिर सी से परे रखेंगे, सी पर रखेंगे, सी तथा एफ के बीच में, एफ पर तथा पी तथा एफ के बीच में, ये 6 स्थितियां अपन को पढ़नी है। और उसमें हम प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, प्रतिबिंब की स्थिति, फिर प्रतिबिंब की साइज क्या है, उसके बाद प्रतिबिंब की प्रकृति किस प्रकार की होती है वो अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहली स्थिति अपन लेंगे जब प्रतिबिंब कहाँ पर हो, जब प्रतिबिंब जब बिंब अनंत पर हो, बिंब या वस्तु कहाँ पर हो, अनंत अनंत पर हो, अनंत पर हो सबसे पहले। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले अवतल दर्पण का निर्माण कर देंगे। क्या कर दिया हमने, ये अवतल दर्पण का निर्माण कर दिया। अब बनाएंगे हम इसमें मुख्य अक्ष। क्या बनाएंगे, मुख्य अक्ष। तो ये हमने खींच दिया मुख्य अक्ष। अब मुख्य अक्ष का ये बिंदु क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा P, ध्रुव। अब यहां से समान दूरी आप क्या करोगे, वक्रता केंद्र से एक छाप काटोगे। तो जैसे 4 सेंटीमीटर का छाप काटा, तो यहां पर तो ये 4 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर यहाँ पर तो हो गया वक्रता केंद्र सी। जस्ट इसका आधा आप लोगे तो ये हो जाएगा अपने एफ। ठीक है, सी तथा एफ आ गया, तो आपका एकदम चित्र डायग्राम अच्छे से बनेगा। अब सबसे पहले ये कि वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर हो। अनंत पर हो तो यहाँ से प्रकाश की किरण अनंत से समांतर मुख्य अक्ष के समांतर आएगी। जब प्रकाश की किरण अनंत से आई, पहला नियम अपन, जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर गुजरती है। तो क्या करेंगे, प्रकाश की किरण आई, परावर्तित हुई और कहाँ से गुजरेगी, फोकस बिंदु से होकर गुजर जाएगी, फोकस बिंदु से होकर गुजरेगी। अब दूसरी प्रकाश की किरण अनंत से आई, और परावर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरेगी, ये भी फोकस से होकर गुजरेगी। कहाँ से होकर गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी। ठीक है,
अब ये प्रकाश की किरण कहाँ पर, फोकस पर, ये दोनों यहाँ पर कटती है, तो इनका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, फोकस पर बनेगा। तो प्रकृति आपको सबसे पहले प्रतिबिंब कहाँ पर बना, प्रतिबिंब कहाँ पर बना, फिर प्रकृति की इसकी साइज कितनी है प्रतिबिंब की, और इसकी प्रकृति क्या है, ये आपको तीनों चीजें आपको पूछते हैं। तो सबसे पहले आप देखो इसकी प्रतिबिंब बना कहाँ है, तो प्रतिबिंब बना है फोकस पर, कहाँ पर बना है, फोकस पर। फिर इस प्रतिबिंब का साइज क्या है, तो आप देखोगे ये बहुत ही छोटा या बिंदु साइज का है, तो बिंदु साइज या बहुत छोटा, ठीक है, बहुत छोटा, बहुत छोटा। अब इसकी प्रकृति क्या है, तो प्रकृति में जहां पर वास्तविक किरणें मिले, जहां पर दर्पण से परावर्तित होकर वहां पर वास्तविक किरणें मिले, तो वहां पर तो होगा वास्तविक प्रतिबिंब, और जहां पर दर्पण के पीछे डैश डैश करके प्रतिबिंब जैसे उत्तल दर्पण में होगा, मैं आपको बताऊंगा, तो वहां पर होता है आभासी प्रतिबिंब मिलेगा। यहाँ पर वास्तविक किरणें मिल रही है, तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक। और जहां पर वास्तविक बनता है वहां पर उल्टा प्रतिबिंब बनता है। उल्टा किस प्रकार से बनता है, इसके आगे वाले अपन में देखेंगे, ठीक है। तो प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक तथा उल्टी होगी। अगर आपको लिखना है तो आप बोलोगे सब जब प्रकाश की किरणें अनंत से आती है तो मुख्य अक्ष के समांतर आती है और वो टकरा कर फोकस से होकर गुजरती है, फिर दोनों किरणें फोकस पर मिलती है और वहां पर प्रतिबिंब का निर्माण करती है। प्रतिबिंब का साइज छोटा बिंदु आकार का होता है, वास्तविक तथा उल्टा होता है, और वह फोकस पर बनता है। अब इसके दूसरा केस अपन लेंगे। दूसरा केस क्या था, जब वस्तु कहां पर हो, अनंत तथा सी के बीच, या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं सी से परे, या सी से परे मतलब सी से आगे। तो सबसे पहले अब मैं बना दूंगा डायरेक्ट, आप समझ लेना। ये हमने बना दिया अवतल दर्पण। अब बना देंगे इसका मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष बना दिया। ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि प्रकाश की किरणें आएगी। सबसे पहला नियम, अब वस्तु को कहां पर रखना है अपन को, वस्तु अपन रखेंगे सी से परे मतलब अनंत तथा सी के बीच में। ये ले लेते हम वस्तु, ये मान लो कोई वस्तु, ये यहाँ पर अपन ने रख दी, ठीक है, यहाँ पर रख दी। अब इस वस्तु से प्रकाश की किरणें गुजारेंगे। जब इसकी पहले प्रकाश की किरण आएगी तो वो यहाँ से गुजरेगी, दर्पण से टकराएगी और कहाँ से होकर गुजर जाएगी, फोकस से होकर गुजर जाएगी। कहाँ से होकर गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी। ठीक है, फोकस से होकर गुजरी। अब फोकस से होकर गुजरेगी। अब दूसरा नियम, तीसरा नियम क्या था कि जब प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगी तो क्या होगा कि उसी पथ पर वापस चले जाएगी। तो यहां पर हम तीसरा नियम लगाते हुए प्रकाश की किरण को वक्रता केंद्र से होते हुए यहां पर गुजारेंगे। ये गुजारी हमने। अब वक्रता केंद्र से होकर जो प्रकाश की किरण आएगी वो परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में लौट जाएगी। तो ये परावर्तित होकर उसी दिशा में वापस लौट गई। अब दोनों रेखाएं कहां पर प्रतिच्छेद हुई, यहां पर। कहां पर हुई, यहां पर। तो यहां पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो यहां पर ये प्रतिबिंब का निर्माण हुआ। अब ये यहां पर प्रतिबिंब जैसे था या बिंब था ए तथा बी, और ये इसका उल्टा होगा बी डैश तथा ए डैश। तो अब यहां पर अपन क्या लिखेंगे कि सबसे पहले लिखेंगे अपन प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब बना कहां पर है,
दूसरा इसका साइज लिखेंगे, तीसरा इसकी प्रकृति लिखेंगे। तो प्रतिबिंब बना कहाँ है, तो सी व एफ के बीच में, सी व एफ के बीच में, सी तथा एफ के बीच में बना है। साइज क्या है इसकी, तो साइज इसका छोटा है, ये बिंब क्या है बड़ा और प्रतिबिंब की साइज क्या है छोटी, बहुत छोटी थी वो, ये क्या हो जाएगा छोटी, इसके आगे वाला बिंदु साइज का बहुत ही छोटा। अब इसकी प्रकृति क्या है, तो इसकी प्रकृति होगी कि यह वास्तविक किरणें मिल रही है तो बनेगा तो वास्तविक, और वास्तविक है और कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, तो वास्तविक तथा उल्टा। ठीक है, ये दूसरा केस हो गया पूरा। अब हम तीसरा लेंगे, जब वस्तु कहां पर रखी हो, जब बिंब या वस्तु कहां पर हो, सी पर हो, कहां पर हो, वक्रता केंद्र पर स्थित हो, तब क्या होगा, तो हम बना देंगे सबसे पहले दर्पण, ये हमने दर्पण बना दिया। अब पॉलिश कर देंगे इस पर, मुख्य अक्ष का निर्माण कर देते हैं, मुख्य अक्ष बन गया, यहां पर इसके बी पी, यहां पर होगा एफ और यहां पर होगा सी। अब वस्तु को अपन को कहां पर रखना है, वस्तु हम रखेंगे इस केस में कहां पर रखेंगे, सी पर, वस्तु को रखेंगे यहां पर, ये हमने रख दी वस्तु को। तीसरा केस क्या है, वस्तु को रखेंगे अपन सी पर। अब प्रकाश की किरणें गुजारेंगे, तो सबसे पहले तो प्रकाश की किरण समांतर आएगी, और ये समांतर किरण हमने ले ली। समांतर जो प्रकाश की किरणें आएगी वो कहां से होकर गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी, कहां से होकर गुजरेगी, फोकस से होकर। ये गुजरेगी फोकस होकर। अब परावर्तन का जो रेखीय आरेख का दूसरा नियम था कि अगर कोई प्रकाश की किरण कहां से होकर गुजरे, फोकस से होकर गुजरेगी, तो वो उस अक्ष से मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो दूसरा नियम अपन लगाएंगे यहाँ पर, प्रकाश की किरण फोकस से होकर गुजारेंगे और मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो प्रकाश की किरण ये ली और कहां से होकर गुजरी है, फोकस से होकर, और ये कहा क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो मुख्य अक्ष के समांतर, इस प्रकार से मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। मैंने कहा ये छाप प्रकार से नहीं काटा, नहीं तो एकदम कंप्लीटली सेम आता। तो ये यहाँ पर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी और यहाँ पर प्रतिबिंब का निर्माण हो जाएगा। तो ये प्रतिबिंब का यहाँ पर निर्माण हो गया। अब प्रतिबिंब का निर्माण हुआ तो ये इस प्रतिबिंब की साइज ये था अपने ए और बी, और ये बी डैश ए डैश। ठीक है, तो प्रतिबिंब बना कहां पर है, वक्रता केंद्र सी पर ही बना है। साइज इसका कितना है, लगभग समान है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले स्थान, प्रतिबिंब कहां पर बना, तो प्रतिबिंब बना सी पर। अब इसका आकार क्या है, वस्तु के बराबर, वस्तु के समान साइज का, समान आकार का। फिर इसकी प्रकृति क्या है, प्रकृति इसकी हो जाएगी, वास्तविक किरणें मिल रही है, वास्तविक तथा उल्टी। ठीक है, ये हो गया अपना जब प्रतिबिंब कहां पर हो, सी पर हो। अब इसके आगे चौथा केस है कि जब वस्तु
कहाँ पर हो, सी से और आगे ले लेंगे अपन, सी व एफ के मध्य, सी तथा एफ के मध्य लेंगे। ठीक है, सी तथा एफ के मध्य कहाँ पर, ये वाली स्थिति अपने कौन सी, चौथी, केंद्र तथा फोकस के बीच में, ये चौथी वाली स्थिति, जहां पर अपना क्या रखेंगे अपन, प्रतिबिंब या बीम को रखेंगे। ठीक है, सबसे पहले अपन बना देंगे अवतल दर्पण, बना देंगे। मुख्य अक्ष का निर्माण कर देते हैं। अब वस्तु को कहां पर रखना है, सी तथा एफ के बीच में। सी तथा एफ के मध्य हमने यहां पर अपन क्या रख देंगे, वस्तु को अपन ने रख दिया। ठीक है, अब प्रकाश की किरणें, सबसे पहला नियम, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है तो फोकस से गुजर जाती है। खींचो, ये हमने खींच ली। अब इसको करना है मुख्य अक्ष के समांतर, एक गुजार दिया हमने मुख्य अक्ष के समांतर। अब दूसरी जो प्रकाश की किरण गुजरेगी वो अब सी से आगे आ गया, दूसरी प्रकाश की किरण अपने यहां से गुजरेगी, सी से होते हुई गुजरेगी। और सी से या वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरणें क्या होगी, वापस उसी दिशा में आगे जा रही है, आगे जाकर वापस यहीं से लौटेगी। दूसरी प्रकाश की किरण यहां से होकर गुजरेगी। अब ये किरणें आगे देखो, दोनों आपस में मिल रही है, आगे जा रही है, पास में आ रही है, तो कहीं पर जाकर तो ये मिलेगी। तो जो प्रतिबिंब आगे बनेगा वो कैसा बनेगा, बड़े साइज का या बड़े आकार का बनेगा। कैसा बनेगा, बड़े साइज या बड़े आकार का बनेगा। तो इसमें अपन लिख देंगे प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, और यहां से फोकस से होता हुआ आगे बढ़ेगा। और प्रतिबिंब का निर्माण कहां पर होगा कि प्रतिबिंब इस सी से भी आगे बनेगा, सी से परे बनेगा, ये आगे जाएगी और इस प्रकार से यहाँ डैश डैश और आगे जाके कर ये बहुत ये अपना बोर्ड और आगे बढ़ा होता तो इस अनंत तक नहीं मिलती, अनंत से पहले सी से परे कहीं पर ये मिल जाती। ठीक है, ठीक है, तो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ पर, अरे प्रतिबिंब बनेगा सी से परे, और इसका साइज क्या होगा, सबसे पहले छोटा था, फिर बिंदु साइज का था, फिर छोटा हुआ, फिर समान हो गया, अब बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बड़ा। साइज क्या होगा इसका, बड़ा। प्रकृति इसकी वास्तविक है, क्योंकि आगे जाके वास्तविक किरण ही मिलेगी, वास्तविक तथा उल्टा। ठीक है, ये होगी अपनी चौथी स्थिति। अब पांचवी स्थिति है कि जब वस्तु कहां पर हो,
फोकस पर हो, कहां पर हो, पांचवी स्थिति है अपनी, जब वस्तु को अपन कहां पर रख देंगे, फोकस पर। वस्तु को कहां पर रख दिया अपने, फोकस पर रख दिया। जब वस्तु को अपन फोकस पर रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब बनेगा, वो कहां पर बनेगा, तो सबसे पहले अपन पहला नियम लगाएंगे, मुख्य अक्ष के समांतर रेखाएं क्या हो जाती है, परावर्तन के पश्चात कहां से होकर गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी। ठीक है, जी। दूसरा अपन खींचेंगे यहाँ पर वक्रता केंद्र से होता हुआ। अब ये दोनों किरणें हैं, वो क्या आ रहे, लगातार समांतर चल रही है और दूर हो रही है, तो ये कहां पर मिलेगी, कहां पर नहीं मिल रही, ये अनंत अनंत तक जाएगी, ये अनंत तक जाएगी और वहां पर प्रतिबिंब का निर्माण करेगी। जहां पर इसके आगे बैरियर आ जाएगा वहां पर प्रतिबिंब का निर्माण करेगी, ये आगे जाकर कहीं पर भी मिल नहीं रही है। तो सबसे पहले प्रकृति, प्रकृति इसकी क्या हो जाएगी, वास्तविक और उल्टी। दूसरा, साइज इसका बहुत बड़ा होगा, साइज इसका बहुत बड़ा, और प्रतिबिंब बनेगा कहां पर, अनंत पर। कहां पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। ठीक है, अनंत से प्रकाश की किरणें आ रही थी, तो ये प्रतिबिंब फोकस पर रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब बनेगा वो अनंत पर बनेगा। अब इसके बाद है अपना छठा और मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब पर वस्तु को एफ व पी के मध्य रखा जाए, ध्रुव तथा फोकस के मध्य रखा जाए, तो इसमें अवतल दर्पण बना दिया हमने। अब प्रकाश की किरणें, सबसे पहले अपन P हो गया, ये F हो गया और ये C हो गया। वस्तु को अपन को कहां पर रखना है, वस्तु हम रखेंगे P तथा F के बीच में, P तथा F के बीच में अपन रखेंगे। फोकस तथा ध्रुव के मध्य रखेंगे अपन, तो सबसे पहले क्या होगा, प्रकाश की किरण हम यहां से गुजारते हैं, पहला नियम अपन लगाएंगे, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है तो कहां से होकर गुजरेगी, तो फोकस से होकर गुजरती है। ये अपन ने पहले ड्रॉ कर दिया। अब दूसरा है, जब हमने चौथा नियम पढ़ा था कि तिर्यक रूप से आपतित प्रकाश की किरण क्या होती है, तिर्यक रूप से ही निकलती है, तो सबसे पहले अपन ने क्या करेंगे, यहाँ पर प्रकाश की किरण लेंगे जो तिर्यक रूप में यहाँ पर आपतित होगी। अब ये प्रकाश की किरणें आप देखो, उसमें तो पास आ रही थी लेकिन इसमें ये दोनों दूर दूर जा रही है, मतलब ये आगे जाकर कहीं पर भी नहीं मिलेगी, कहीं पर भी नहीं मिलेगी। अनंत वाले में भी ये दोनों समांतर जा रही थी और कहीं पर प्रतिबिंब का निर्माण करेगी, लेकिन ये दोनों किरणें
विपरीत दिशाओं में जा रही, कहीं पर भी नहीं मिलेगी। अब जो कोई कहीं पर नहीं मिल रहे हैं तो वहां पर दिखना चाहिए जहां से इनकी शुरुआत होगी। कोई भी रिश्ता कहां पर, जहां पर बिछड़ रहा है, टूट रहे हैं, दोनों दोनों बिछड़ रहे हैं, तो उसकी जड़ को खत्म करने के लिए हम वहां पर पहुंचेंगे जहां से इनका दोनों का मिलाप हुआ हो। कहां कहां पर? जहां पर इनका मिलाप हुआ हो। तो अब आप इसको, इन किरणों को पीछे की तरफ देखो, पीछे की तरफ अपन देखेंगे, डैश डैश करके मिलाएंगे पीछे की तरफ, तो ये इस प्रकार से यहां पर मिलेगी आगे, और यहां पर ये मिलेगी और प्रतिबिंब का निर्माण करेगी। अब इस प्रतिबिंब का आप साइड देखो, ये वास्तविक प्रतिबिंब से बड़ा है। और एक बात नोटिस करो आप कि यहाँ पर वास्तविक किरणें नहीं मिल रही है बल्कि आभासी किरणें मिल रही है, और दर्पण के पीछे मिल रही है। तो प्रतिबिंब बनेगा कहां पर? अब लिखेंगे सबसे पहले स्थिति। स्थिति क्या है इसकी? दर्पण के पीछे। अब प्रकृति इसकी क्या है? वास्तविक किरणें नहीं मिल रही है, आभासी मिल रही है, तो कैसा होगा? आभासी। और प्रतिबिंब देखो सीधा बन रहा है, ऊपर की तरफ बन रहा है, ए और बी, और ये ए डैश बी डैश, तो कैसा बनेगा? सीधा, आभासी तथा सीधा बनेगा। और स्थिति होगी, प्रकृति होगी, और क्या बाकी रहा इसका? स्थिति, दर्पण की प्रकृति और साइज। साइज है इसका वस्तु से बड़ा या आवर्धित। ठीक है, तो ये हो गया अपने अपने अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों का। अब अपन उत्तल में जाएंगे। उत्तल दर्पण में क्या होता है जी? पॉलिश कर दिया हमने यहां पर। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब, सबसे पहले प्रतिबिंब बनेगा, मुख्य अक्ष अपन बना देते हैं उत्तल दर्पण में। यहां पर भी ये अपन ने खींच दिया मुख्य अक्ष। अब प्रकाश की किरणें कहां से आएगी? जहां पर इसका परावर्तक पृष्ठ होगा। तो प्रकाश की किरणें ये इस प्रकार से मान लो आगे, ये तो इसका हो गया फोकस बिंदु P। अब इस साइड इसके कुछ नहीं है, क्योंकि वक्रता केंद्र कहां पर होगा? ये इस प्रकार से इस गोले का ये वाला भाग होगा, ये वाला भाग होगा। तो इस तरफ तो इसके फोकस बिंदु, जहां से प्रकाश आ रहा है वहां से तो फोकस बिंदु वगैरह यहाँ पर कुछ नहीं है। तो इसका फोकस का वक्रता केंद्र कहां पर होगा? यहाँ पर। फोकस भी इसका कहां पर होगा? यहाँ पर होगा। ठीक है, तो प्रकाश की किरणें इस साइड से आएगी, परावर्तक पृष्ठ ये इसके इस साइड वाला है। तो प्रकाश की किरण सबसे पहले कहां पर आएगी? या तो अनंत पर। एक तो पहली स्थिति, इसमें दो ही स्थिति बनेगी, या तो वस्तु कहां पर है? अनंत पर, या अनंत तथा पी के बीच में कहीं पर भी है, तो इसकी दो ही स्थिति बनेगी। तो सबसे पहले स्थिति है कि वस्तु कहां पर हो? जब अनंत पर हो। अनंत पर हो तो प्रकाश की किरणें इस प्रकार से समांतर आपतित होगी। ये प्रकाश की किरणें। अब क्या करो, इनको वापस मिला दो अंदर की तरफ। नहीं मिलाएंगे, क्यों? क्योंकि जो अब उत्तल दर्पण होता है वो प्रकाश की किरणों को क्या करता है? फैलाता है। और वो फैलाएगा कैसे? विपरीत दिशा में, इस प्रकार से। तो ये प्रकाश की किरणें इस दिशा में चलेगी, ये प्रकाश की किरण परावर्तित होकर इस दिशा में चली जाएगी। ठीक है, अब वास्तविक किरणें कहीं पर मिलेगी, ये इस साइड जा रही है, ये इस साइड जा रही है। तो अपन क्या करेंगे? वापस इनकी प्रारंभिक स्थिति पर जाने की कोशिश करेंगे। तो हम डैश डैश में या इनको पीछे की तरफ ऐसे मिलाएंगे, ये मिला दिया।
इसको भी अपन ऐसे ही पीछे की तरफ खींचेंगे तो ये तो कहाँ पर मिल रही है, फोकस पर मिल रही है। कहाँ पर मिल रही है, फोकस पर मिल रही है। तो इसका प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ पर हो गया, फोकस पर। कहाँ पर, फोकस पर हुआ। तो वस्तु कहाँ पर है, अनंत। ठीक है, उत्तल दर्पण में साइज, प्रतिबिंब का साइज क्या होगा, छोटा, बिंदु साइज का। छोटा या बिंदु साइज का होगा। अब प्रकृति इसकी क्या होगी, वास्तविक किरणें मिल रही है, नहीं मिल रही है, डैश डैश में मिल रही है, तो कैसा होगा, आभासी। आभासी होगा, और आभासी है उल्टा। ठीक है, आभासी और सीधा होगा, सॉरी, आभासी और सीधा। स्थिति कहां पर होगी, फोकस पर। अब है इसकी, इसमें दो स्थिति बनेगी। दूसरी स्थिति कहां पर बनेगी, जब वस्तु अनंत तथा पी के बीच में, अनंत तथा पी के बीच में हो। अनंत तथा पी के बीच में होगी तो किस प्रकार से होगी, सबसे पहले अपन बना देंगे उत्तल दर्पण। अपन को बनाना है क्या, किस साइड पॉलिश करेंगे, अंदर की तरफ खींच देंगे मुख्य अक्ष। प्रकाश की किरणें कहाँ से, वस्तु को कहाँ पर रखना है, ये हो गया अपना पी ध्रुव, और अनंत इसके आगे, फोकस इसका किस साइड होगा, इस साइड। ये हो गया इसका फोकस एफ। इसको आगे और बढ़ा दें, यहाँ पर क्या, वक्रता केंद्र सी। थोड़ा सा और इसको खींच दें। अब प्रतिबिंब को कहाँ पर, वस्तु को कहाँ पर रखना है, यहाँ पर पी तथा अनंत के बीच में, कहीं पर भी रखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं पर भी रखो। इसमें दो स्थिति बनेगी, या तो अनंत पर है, या क्योंकि फोकस वगैरह यहाँ पर कुछ है नहीं, हमने वस्तु को यहाँ पर रख दिया। यहाँ पर रखेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले प्रकाश की किरण गुजारेंगे इसके समांतर। प्रकाश की किरण जब समांतर आएगी क्या होगी, टकराकर अभिसारित या विपरीत दिशा में जाएगी। आ गई, अब ये टकराकर वापस जाएगी इस साइड। अब दूसरी प्रकाश की किरण अपन कहाँ से गुजारेंगे, कि इसके वक्रता केंद्र से होकर जिस प्रकार से गुजरेगी इसी प्रकार से दूसरी प्रकाश की किरण गुजारेंगे अपन यहाँ पर। दूसरी प्रकाश की किरण गुजरेगी सी पर आपतित होती हुई प्रतीत होगी। यहाँ पर इस तरह से होगी, और यहाँ से टकराने के बाद वापस, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। इस वक्रता केंद्र की ओर यहाँ पर आपतित होगी इस प्रकार से, यहाँ तक होगी, और इस वक्रता केंद्र के शीर्ष से होती हुई गुजरेगी इस प्रकार से, और पुनः उसी दिशा में वापस लौट जाएगी। मतलब यहाँ से ही यहाँ पर लौट जाएगी, सीधी इस तरफ चली जाएगी। जैसे आई थी उसी दिशा में यहीं से टकराकर वापस लौट जाएगी। ये आप हमने आगे इसलिए बढ़ाया है क्योंकि ये पूरे यहाँ से कनेक्ट कर सके, इसलिए। अब डैश डैश करके ये भी आगे बढ़ेगी, पीछे की तरफ हमने इसको डैश डैश करके मिलाया,
और इस वाले किरण को अपन डैश डैश करके पीछे की तरफ मिलाएंगे। अब दोनों किरणें कहाँ पर प्रतिच्छेद हुई? यहाँ पर। कहाँ पर? यहाँ पर प्रतिच्छेद हुई। तो प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ पर होगा? यहाँ पर। और कैसा होगा? सीधा। कैसा होगा? सीधा होगा। ए बी ए डैश बी डैश। ये हमने पूरी लाइन इसलिए खींची है क्योंकि आपको बता सके सी से ऊपर दूसरा नियम लगाया, वक्रता केंद्र से प्रकाश की किरण जब आपतित होती है या उत्तल दर्पण से आती हुई प्रतीत होती है तो परावर्तन के पश्चात भी उसी पथ पर जाती है। तो यहाँ पर प्रकृति क्या हो जाएगी? आभासी, क्योंकि डैश डैश वाले अपन मिला रहे हैं। और सीधी, साइज इसका क्या होगा? छोटा। वस्तु इतनी बड़ी है, प्रतिबिंब क्या होगा इसका? छोटा। और प्रकृति होगी, साइज होगी स्थान P तथा F के मध्य। अब सारणी की तरफ देखते हैं अपन। ये वाली सारी स्थिति अपन ने देख ली। फोकस पर अनंत पर रखेंगे उत्तल दर्पण में तो फोकस पर दर्पण के पीछे की तरफ बनेगा। दूसरी स्थिति अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच में कहीं पर भी P तथा F के बीच में छोटा बनेगा तथा आभासी तथा सीधा बनेगा। इसीलिए तो जब अपने जो गाड़ी होती है उसके बैक मिरर होते हैं उसमें अपन देखने के लिए किसका उपयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का। क्यों? क्योंकि प्रतिबिंब कहीं पर भी हो उसका आकृति कैसी बनेगी? छोटी ही बनेगी। वरना अवतल दर्पण लगा देते तो आगे पीछे साइज बड़ा तो अपन अच्छे से मेजरमेंट नहीं कर पाते। इसीलिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो अरावली पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल से जुड़ जाइए। आगे हम बहुत ही बढ़िया और ऐसी प्रकार की वीडियो लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।